हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं नदीम खान। मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज जो टॉपिक हम लोग उठा रहे हैं वो है इतिहास क्या है। एक सामान्य सा प्रश्न, इतिहास के विद्यार्थी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वो प्रश्न है जो अक्सर विद्यार्थी गण इसको अवॉइड कर जाते हैं और अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाने वाला प्रश्न कि आप अगर इतिहास के विद्यार्थी हैं तो बताइए इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यकीन मानिए ये मेंस का टॉपिक है, स्पेशली जो है ये मेंस के लिए है। तो बच्चों आप तैयार हो जाइए आज के टॉपिक के लिए। इतिहास क्या है, इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास क्या है। आपको मैं बताऊं कि पुराने जमाने में इतिहास लिखे जाते, इतिहास जो है कहा जाता है कि लोग पढ़ते थे, सुनते थे, लेकिन पहली बार दुनिया में इतिहास को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है हेरोडोटस को। ये एक ग्रीक हिस्टोरियन थे। हेरोडोटस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिस्ट्री को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया। तो बच्चों आज जो हम लोगों की क्लास है वो इसी पर आधारित है कि इतिहास क्या है। एक सामान्य भाषा में अगर कहें, इतिहास का मतलब होता है उत्थान और पतन की गाथा को इतिहास कहते हैं। अगर सामान्य रूप से आप पूछें इतिहास क्या है तो उत्थान और पतन की गाथा को इतिहास कहते हैं। लेकिन इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने अतीत से शिक्षा लेके अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सके। ये तो एक सामान्य परिभाषा हो गई, लेकिन आज मेंस में कैसे इसको परिभाषित करेंगे, मेंस में आप कैसे लिखेंगे कि हिस्ट्री क्या है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। बच्चों यहां पर थोड़ा सा मैं आपसे बात करूं कि अगर आप अनअकैडमी को फुली एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप इसका पूरा मजा लेना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं इसको, तो सबसे पहले डाउनलोड करिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। प्लीज फर्स्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। प्लीज डाउनलोड द अनअकैडमीज लर्निंग ऐप। उसके बाद जो है आप सर्च के बटन पे जाओ। अगर आप मान लो मुझे देखना चाहते हो कि अनअकैडमी पर मेरा क्या स्टेटस है, तो आप मेरा नाम लिखिए MOHDNADIM। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर ये मेरा नाम है। ठीक है, उसके बाद आप मुझे फॉलो कर दीजिए। उसके नीचे फॉलो का बटन होता है, फॉलो का बटन दबाइए। अब जैसे ही आप फॉलो करेंगे मुझे, मेरी एक्टिविटी आपको शो होने लगेगी। आगे आ जाइए, यहां से आप मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहां से मेरे बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़िए, ये देखिए ये अनअकैडमी का प्लान है। थोड़ा सा यहां हम बात करेंगे बच्चों अनअकैडमी के प्लान के बारे में कि अनअकैडमी जो है, अगर मान लीजिए आप में से बहुत से बच्चे जो ये चाहते हैं कि एक सिस्टमेटिकली हम अध्ययन करें, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलें, सब कुछ हमको एक जगह पे मिल जाए। कई बार बहुत से बच्चे आप में जिनके मन में ये प्रश्न आता होगा कि सब कुछ, चूंकि सिविल सर्विसेज में और भी विषय हैं, तो सब एक जगह मिल जाए और एक निश्चित समय सीमा में ये चीज समाप्त हो जाए, एक ड्यूरेशन में खत्म हो जाए मेरा पूरा सिलेबस। बहुत से बच्चे सोचते होंगे। तो बच्चे ये बताऊं आपको कि ये अनअकैडमी बिल्कुल सही है कि अनअकैडमी ने ऐसा इंतजाम करके रखा है। अनअकैडमी का एक प्लस पोर्टल है, अपना खुद का रिजर्व पोर्टल है। ठीक है,
तो यहां पर आप एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट सीक्वेंस में मिलेंगे, एक निश्चित समय सीमा के अकॉर्डिंग सब कुछ खत्म होगा, पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पे देखिए दो प्लान है, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। प्लस नॉर्मल प्लान, आइकॉनिक स्पेशल प्लान। तो चलिए देखते हैं कि प्लस पे जो प्लस अनअकैडमी का जो प्लस अनअकैडमी का पोर्टल है उस पर क्या आपको मिलता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहां पे, अगर आप अनअकैडमी के प्लस पे एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ठीक है, इतनी सारी चीजें मिलेंगी। कहने का मतलब यह है कि सीधी सी बात है, एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत, ठीक है, आपका कोर्स, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। सारे जो विषय हैं वो सीक्वेंस से एक जगह पे आपको मिलेंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा प्रश्न है कि अनअकैडमी पर एडमिशन लेने के लिए क्या प्लान है, क्या फीस है। तो देखिए यहां पर अनअकैडमी ने 1 महीने से लेके पूरे 3 साल तक की फीस बताई है, ठीक है। जैसे देखिए सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा प्लान है 1 साल का प्लान, 2 साल का प्लान और 3 साल का प्लान। जरा ध्यान दीजिए, 1 साल की जो फी है 49,500 रुपीज, 2 साल की फी है 72,000 रुपीज, 3 साल की फी है 90,000 रुपीज। जरा गौर से इस चीज को देखिए, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर देखिए, आप देख रहे हैं ये है रेफरल कोड। ये जो चीज आप देख रहे हैं इसको रेफरल कोड कहते हैं, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखिए, जी हां, जरा ध्यान से देखिए, कैपिटल एम, कैपिटल एन, कैपिटल यू एंड कैपिटल एस, चारों ही कैपिटल में है, MNUS। ये एक रेफरल कोड है। जैसे ही आप एडमिशन के प्रोसेस शुरू करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन के नीचे जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन के नीचे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा हैव यू एनी रेफरल कोड। क्यों पूछा जाएगा कि अगर आपके पास रेफरल कोड है तो डालिए, आपकी फीस 10% कम हो जाएगी, 10% का आपको लाभ मिलेगा। अब जैसे देखिए 1 साल की फीस देख रहे हैं ना, 1 साल 12 महीने, 1 साल की फीस 49,500 रुपीज है। जैसे ही रेफरल कोड MNUS आप डालेंगे वैसे ही ये फीस हो जाएगी 10% लेस होके 44,550 रुपीज। 2 साल की फीस हो जाएगी 64,800 रुपीज, 3 साल की फीस हो जाएगी 81,000 रुपीज। तो देखा बच्चों आपने, ये अनअकैडमी का नॉर्मल प्लान है। अगर आपको अनअकैडमी पे एडमिशन लेना है तो इसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन साथ में रेफरल कोड MNUS को यूज करना न भूलें, क्योंकि इससे आपकी फीस 10% कम हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दिस इज अ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दिस इज अ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, ये एक स्पेशल प्लान है अनअकैडमी का। मुझे लगता है कि शायद इस तरह का प्लान कोई नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें आपको एक कोच या गाइड मिलेगा जो हर समय फोन से आपसे जुड़ा रहेगा। आपकी जो भी क्वेरीज होगी, आप कहीं पढ़ रहे हैं, अचानक कहीं फंस गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो किसको फोन करें? दोस्तों को फोन करें, टीचर को फोन करें, अगर वो बिजी हैं किसको फोन करें? तो तुरंत आपने फोन मिलाया और कहा कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आ रही, तो वो जो कोच या गाइड होगा तुरंत आपको बताएगा, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी होगी। समझ में आ गया? तो ये स्पेशल प्लान है। तो स्पेशल प्लान में क्या मिलेगा आपको? देखिए एक पर्सनल कोच मिलेगा, डेली एक पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मिलेगी, डेली मेंस क्वेश्चन, एक पर्सनल एक पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मिलेगी, स्टडी प्लानर एंड पर्सनलाइज फीडबैक। ये सब कुछ मिलेगा आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। और यहां पे देखिए, यहां 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने का प्लान नहीं है। यहाँ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का प्लान नहीं है। यहाँ पर सीधे 1 साल, 2 साल,
3 साल। सीधे सीधे देखिए ये प्लान है। अब देखिए 1 साल की जो फी है 69,500 रुपीज, 2 साल की फीस है 1,07,000 रुपीज, 3 साल की फीस है 1,41,000 रुपीज। और ये देखिए यहाँ पर ये रेफरल कोड है MNUS। जैसे ही आप इसको एडमिशन के समय लगाएंगे आपकी फीस 10% कम हो जाएगी और हो जाएगी। जैसे देखिए 1 साल की, जैसे देखिए 1 साल की फीस 69,500 रुपीज है। सीधे देखिए 1 साल की फीस रेफरल कोड MNUS को यूज करने के बाद 10% कम हो जाएगी और हो जाएगी 62,550 रुपीज। यानी 1 साल की फीस जो 69,500 रुपीज थी वो रेफरल कोड MNUS को यूज करने के बाद 10% कम होके हो जाएगी 62,550 रुपीज। 2 साल की फीस 96,300 रुपीज, 3 साल की फीस 1,26,900 रुपीज। तो ये है आईकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब आगे आ जाइए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का एक इशू रहा है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में मामला रहा है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बच्चे पूछते रहे हैं कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट इंडिविजुअल, मुझे केवल हिस्ट्री पढ़ना है, मुझे केवल ऑप्शनल पढ़ना है, तो उसका इंडिविजुअल सेगमेंट बताइए, उसका इंडिविजुअल फी बताइए। तो बच्चों देखिए यहाँ पूरे ऑप्शनल की शीट लगी हुई है, इनमें से जो भी ऑप्शनल आपको पसंद है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करें इस पर मैंने यूट्यूब पर क्लास भी ले रखी है। आप चाहें तो सबसे पहले वो क्लास देख लीजिए यूट्यूब पर, फिर डिसाइड करिए। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री ऑप्शनल अगर आपका है और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री ऑप्शनल अलग से पढ़ सकते हैं, उसकी फीस अलग से है। ठीक है, जैसे देखिए 1 महीने से लेकर और पूरे 1 महीने से लेकर पूरे 3 साल की फीस यहां पर लगी हुई है। जैसे 1 महीने की फीस देखिए है 5,000 रुपीज, 6 महीने की फीस 22,500 रुपीज, 12 महीने की फीस 27,500 रुपीज। कहने का मतलब है कि जितने महीने के लिए आपको चाहिए उतने महीने के लिए एडमिशन लीजिए, लेकिन शर्त यह है कि कम से कम 6 महीने के लिए एडमिशन आपको लेना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा साल भर, और उसके बाद आपकी मर्जी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इतना समय तो लगता है, लगभग 6 महीने, कम से कम 6 महीने का समय तो लगता ही है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो और ज्यादा ले सकते हैं। यहां करना क्या है कि रेफरल कोड MNUS को डालेंगे और जैसे ही इसको यूज करेंगे आपकी फीस में 10% की कमी आ जाएगी। 10% जैसे ही रेफरल कोड MNUS यूज करेंगे, रेफरल कोड MNUS को यूज करिए, आपकी फीस में रेफरल कोड MNUS को यूज करिए, आपकी फीस 10% कम हो जाएगी। तो प्लीज यूज माय रेफरल कोड MNUS व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एडमिशन ऑन अनअकैडमीज चैनल, अनअकैडमीज पोर्टल। सो जैसे ही आप एडमिशन लेने जा रहे हैं मेरा रेफरल कोड यूज करिए MNUS और 10% की छूट पाइए। अब चलिए बच्चों, आज के टॉपिक पर डिस्कस होना बड़ी ज़रूरी है। अब समय हो चुका है आज के टॉपिक का। तो आज का जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये मेंस का टॉपिक है और बड़ा ही नॉर्मल सा प्रश्न है, बड़ा ही इजी सा सवाल है कि इतिहास क्या है। मान लीजिए आप मेंस देने जा रहे हैं और प्रश्न आ गया कि इतिहास क्या है, इसकी व्याख्या करिए, इसके बारे में बताइए। तो बच्चों ये मेंस का प्रश्न है और ये बहुत अंकदायी होता है, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, और आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इस तरह के सवाल डिसाइड करते हैं। क्योंकि जो एक एग्जामिनर होता है वो आपसे इतनी तो उम्मीद करेगा कि आप इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर मान लीजिए हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका है और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इंटरव्यूअर भी ये सवाल पूछता है, हम लोग भी जब मॉक लेते हैं तो ये प्रश्न पूछते हैं, खास तौर से उन बच्चों से जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है कि बताइए इतिहास क्या है। तो देखिए साहब, कहा जाता है कि हिस्ट्री पर पहली बार इतिहास को पहली बार एक सुव्यवस्थित और सुसंबद्ध रूप से लिखने का श्रेय जाता है हेरोडोटस को। आपने हेरोडोटस का नाम तो सुना होगा, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ द हिस्ट्री किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है?
इतिहास का पिता कौन? तो आप कहेंगे हेरोडोटस। ये हिस्ट्री के पिता कहलाते क्योंकि पहली बार इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखने का श्रेय इन्हीं को जाता है। पहली बार इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ये एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, ग्रीक इतिहासकार थे। तो समझ में आ गया, पहली शुरुआत यहीं से होती है और बहुत पुरानी बात है। हेरोडोटस तकरीबन मान के चलिए कि लगभग 500 ईसा पूर्व के नियर अबाउट इन्होंने शुरुआत करी। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये चीज़ आपको नोट करना चाहिए बच्चों। अगर मैं बोलूँ कि प्लीज़ नोट करिए तो आप नोट करिए, लिखिए, ठीक है, लिखिए। अब आइए यहाँ पर सबसे पहले हम इतिहास की परिभाषा पर बात करेंगे, है ना, कि हाउ कैन यू डिफाइन व्हाट इज हिस्ट्री। मेंस में आप क्या लिखेंगे इतिहास के बारे में। सबसे पहले इतिहास की परिभाषा पर हम लोग बात करेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? इतिहास की परिभाषा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इतिहास की परिभाषा। हिस्ट्री की परिभाषा पर हम लोग बात करेंगे। इतिहास क्या है? What is history? इतिहास क्या है? ठीक, बहुत से बच्चे कहते हैं कि अतीत का अध्ययन इतिहास। स्टडी ऑफ द पास्ट इज हिस्ट्री। अतीत का अध्ययन इतिहास। गुजरे हुए वक्त का अध्ययन क्या है? इतिहास। सिंपली अगर मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो इतना तो बच्चे बोलते ही हैं कि गुजरे हुए वक्त का अध्ययन इतिहास है, अतीत का अध्ययन क्या है? इतिहास है। एक नॉर्मली बच्चे बोलते हैं, लेकिन परिभाषा लिखनी हो तो आप ऐसे तो नहीं लिखोगे। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि इतिहास उत्थान और पतन की गाथा को कहते हैं, है ना, इतिहास उत्थान और पतन की गाथा को कहते हैं। बहुत से बच्चे इस तरह के आंसर मिलते हैं, लेकिन इसको मेंस में हमें लिखना है ना यार। और मेंस में हम वो लिखेंगे जो क्रेमेस्ट हो, जो सबसे यूनिक हो। तो क्या लिखेंगे परिभाषा में? सबसे पहले हम एक लाइन लिख रहे हैं, अतीत और वर्तमान के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाला संवाद। अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाला संवाद निरंतर चलने वाला संवाद इतिहास है। अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाला संवाद इतिहास है, जिससे हमारा भविष्य प्रकाशित होता है। अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाला संवाद जिससे हमारा भविष्य प्रकाशित होता है, इतिहास है। मेंस में अगर आपको लिखना हो ये लिखिए। कितनी प्यारी लाइन है बेटा। और इतिहास क्या है ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। यकीन मानिए ये जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि आप फाइट में हैं कि नहीं। और जो बेसिक प्रश्नों के उत्तर अगर आप सही नहीं देंगे देन यू आर आउट ऑफ द फाइट एंड यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट दिस
explanation. Note this definition. What is history? इतिहास क्या है? अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाला संवाद इतिहास। नोट करेंगे इसको, सबसे पहले लिखेंगे। बहुत ही यूनिक आंसर है ये, बहुत प्यारा आंसर है। ये एग्जामिनर को मजबूर करेगा आपको नंबर देने के लिए। देखिए साहब, मजबूर करने वाले तथ्य लिखने हैं जो एग्जामिनर को विवश कर दे कि वो नंबर देने पे मजबूर हो जाए। और देखिए साहब, हमें यही कहना है कि अगर आप मैदान में उतरे हैं तो एकदम मैदान में उतर ही जाओ। बहुत से लोग होते हैं जो मैदान में जाते तो जरूर है, लेकिन मैदान के किनारे खड़े होकर देखते रहते हैं कि कूदें कि ना कूदें, कूदें कि ना कूदें, कूदें कि ना कूदें। तो भाई ये सिस्टम खराब है। मैदान में अगर उतरने जा रहे हैं तो कूद जाइए। पहली चीज तो मैदान में बिना सोचे समझे उतरना नहीं चाहिए, बिना तैयारी के उतरनी नहीं चाहिए। और अगर इरादा कर लिया है तो उतर जाइए, ईश्वर का नाम लेके मैदान में उतरिए, मेहनत करिए, क्योंकि आपके हाथ में मेहनत करने की चीजें ईश्वर ने दी हैं। फल देने वाला वही है। अब उसके बाद इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं आशा करता हूं। अब मैं मिटा रहा हूं इसको। अब दूसरी परिभाषा लिखवाएंगे, खूब परिभाषा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम आईने की तरह साफ हो जाए। ठीक, अब दूसरी परिभाषा लिखा जाए। और भी परिभाषाएं हैं, क्या लिखेंगे आप? निरंतरता एवं परिवर्तनीयता का समय परक अध्ययन इतिहास है। क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे? निरंतरता एवं परिवर्तनीयता। निरंतरता एवं परिवर्तनीयता का समय परक अध्ययन। समय परक अध्ययन इतिहास है। क्या है भाई? निरंतरता एवं परिवर्तनीयता का समय परक अध्ययन इतिहास है। ये दूसरा, ये सेकंड नंबर पे परिभाषा है। व्हाट इज हिस्ट्री? निरंतरता एवं परिवर्तनीयता का समय परक अध्ययन क्या है? इतिहास है। इसको नोट करिए आप लोग। नोट करिए, इतिहास की परिभाषा समझ में आ गई। उत्थान और पतन की गाथा इतिहास है। इतिहास, उत्थान और पतन की गाथा इतिहास है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ना जरूरी है। परिभाषा के बाद की चीजों को देखना बड़ी जरूरी है। अब एक सवाल यहां पर उठता है कि इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है? एक प्रश्न उठता है कि नहीं भाई? बताइए, जल्दी लिखिए इसको, जल्दी लिखिए। निरंतरता, निरंतरता एवं परिवर्तनीयता का समय परक अध्ययन इतिहास।
लिख लिया आप लोग? अब चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है, आखिर क्या जरूरत है गड़े मुर्दे उखाड़ने की? आप कह सकते हैं कि सर आप कह रहे हैं कि अतीत का अध्ययन इतिहास है, तो आखिर गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत क्या है? प्रश्न ये है कि इतिहास का जो अध्ययन है इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? आप क्यों करते हैं भाई इतिहास का अध्ययन? मैं आपसे पूछूं भाई, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? क्यों भाई गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं आप? इतिहास का अध्ययन आप क्यों करते हैं? क्यों हिस्ट्री की स्टडी करते हैं? अब चलिए मैं आपको बताऊं, प्राचीन काल में भी बहुत से विषय थे, उनमें से एक विषय क्या था? इतिहास। कहा जाता है कि इतिहास एक ऐसा विषय था प्राचीन काल में, पुराने जमाने में, जिसका अध्ययन जो था वो सबके लिए कंपलसरी था। इवन राजा हो या रंक हो, सबको इतिहास का अध्ययन करना जरूरी होता था, और राजाओं को तो स्पेशली हिस्ट्री पढ़ाई जाती। तो आप फिर कहेंगे कि सर ऐसा क्यों, इतिहास का अध्ययन जरूरी क्यों? तो देखिए साहब, इतिहास का अध्ययन हम इसलिए करते हैं ताकि अपने अतीत का अध्ययन करके वहां जहां गलतियां हुई उससे सीखा जाए और अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण किया जाए। इतिहास का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि पुराने जमाने की गलतियों से शिक्षा लेकर, पुराने समय की गलतियों से शिक्षा लेके हम अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मान लीजिए प्रश्न आए कि वाई हिस्ट्री इज नेसेसरी फॉर अस, तो आप कहेंगे कि हम अपने अतीत की गलतियों से शिक्षा लेकर सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी जड़ जो है वो हमारे अतीत में है। तो अगर उसको, जो उसकी जड़ जो है हमारे अतीत में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, और अगर उस गलती को सुधार दिया जाए तो हम बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारे मुश्किलात से बच सकते हैं। तो इतिहास का अध्ययन इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने अतीत की गलतियों से शिक्षा लेकर अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? एकदम समझ में आ गया ये चीज़? और नोट करना ज़रूरी है, एकदम लिख लीजिए इस चीज़ को कि इतिहास का अध्ययन क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है। इस लाइन को एकदम नोट करिए। तो बच्चों, मैं आपको लिखने का पूरा मौका दे रहा हूं, आप नोट करिए। अगर आप नोट नहीं करेंगे ये समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। अब अगले टॉपिक को हम टच करें कि क्या इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। आईएएस में कई बार ये प्रश्न आया है। क्या आया है? कि क्या इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए? क्या हिस्ट्री को बार बार लिखना ज़रूरी है?
क्या इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए? इट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस कि क्या हिस्ट्री की री राइटिंग होनी चाहिए, दोबारा लिखा जाना चाहिए? चलिए इस प्रश्न को उठाते हैं कि क्या इतिहास का पुनर्लेखन जरूरी है। प्रश्न उठा रहे हैं, क्या इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूपीएससी पूछ रही है कि क्या इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो भी बताइए, नहीं होना चाहिए तो भी बताइए। ये यूपीएससी आपसे जानना चाहती है कि क्या इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। तो चलिए साहब, अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी चीज ये है, अगर हम इसकी उत्तर लिखें इसका, सबसे बड़ी चीज ये है साहब कि इतिहास का पुनर्लेखन कहने का मतलब ये है कि दुनिया में बहुत से ऐसी साक्ष्य हैं, बहुत से ऐसे सबूत हैं जिन पर हिस्ट्री काम करती रही है, विद्वान काम करते रहे हैं, या जो चीज लिखी जा चुकी है। मान लीजिए कोई नया साक्ष्य मिल गया आपको, मान लीजिए कोई नया साक्ष्य मिल गया और वो एकदम वैलिड हो, वो एकदम सही हो, तो क्या करेंगे? इसका मतलब यह है कि सुधार होना जरूरी है। और सुधार कैसे होगा? जब आप उसके बारे में डिफाइन करेंगे कि पुराने जमाने में, अब जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि हम सिंधु सभ्यता को मानते हैं कि ये 3000 ईसा पूर्व पुरानी है, इसकी जो हिस्ट्री है वो 3000 ईसा पूर्व से शुरू होती है। लेकिन अभी अभी रिसर्च में पाया गया है, अभी अभी नई स्टडी हो रही है, सिंधु सभ्यता पर स्टडी एक जमाने से चलती रही है और अभी अभी नई स्टडी हो रही है कि विज्ञान पत्रिका नेचर में यह प्रकाशित हुआ है। आपको तो पता ही होगा, विज्ञान पत्रिका का नाम सुने होंगे आप। विज्ञान पत्रिका क्या? नेचर। इसमें प्रकाशित हुआ है कि सिंधु सभ्यता लगभग 8000 ईसा पूर्व पुरानी है। अब बताइए, और अगर विज्ञान पत्रिका नेचर ने यह साबित कर दिया कि सिंधु सभ्यता 8000 साल पुरानी है, तो क्या होना चाहिए? आप ही बताइए। इसका मतलब यह है कि जो सही है, अगर प्रमाण पुष्ट है, अगर साक्ष्य पुष्ट है, तो फिर उस चीज को सुधारा जाना चाहिए। कहने का मतलब, पुनर्लेखन का मतलब बेटा यहां पर सुधार से है, सुधार होना चाहिए। जो चीज सही है उसको, उसका अमेंडमेंट होना चाहिए। यही यहां पर कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। अब आगे एक मसला और उठता है कि क्या भावनाओं के आधार पे, क्या पूर्वाग्रहों के आधार पे भी इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा कतई नहीं। आगे क्या लिखेंगे बेटा? अगर मान लीजिए यह प्रश्न हो, अगर मान लीजिए विचारधारा के आधार पर, पूर्वाग्रह के आधार पर, है कि नहीं, क्या इतिहास का पुनर्लेखन जरूरी है? ठीक है, मैं कहना चाहता हूं कि जो इतिहास तथ्य साक्ष्यों पर आधारित न हो, विचारधारा पर आधारित हो, तो क्या उसे माना जाना चाहिए? एक प्रश्न और उठता है कि नहीं उठता, बताइए। एक सवाल यहां पे उठता है कि नहीं, आप खुद बताइए मुझे कि अगर कोई कहे कि भाई हमारा तो विचार ऐसा है कि ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, साक्ष्य उससे मेल नहीं खाते। अच्छा, पहली लाइन तो आपको नोट कराना ही मैं भूल गया, आपने नोट किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि लिख लीजिएगा कि यदि इतिहास पर कोई नया साक्ष्य मिल जाए, यदि इतिहास पर कोई नया साक्ष्य मिल जाए और वो एकदम स्पष्ट हो, तो इतिहास में सुधार होना चाहिए। अमुक वस्तु के अमुक समय के इतिहास में सुधार होना चाहिए। जैसे सिंधु सभ्यता का इतिहास हम मानते हैं 3000 ईसा पूर्व,
लेकिन विज्ञान पत्रिका नेचर ने कहा कि इसकी हिस्ट्री 8000 ईसा पूर्व से शुरू होती है। और अगर नेचर के जो सबूत है वो वैलिड है तो फिर इसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए, होना चाहिए ना। अब आगे एक सवाल और उठता है, एक प्रश्न और उठता है कि मान लीजिए, अक्सर ये बात उठाई जाती है कि विचारधारा पर आधारित अगर साक्ष्य से मेल ना हो, अगर सबूत से विचारों का मेल ना हो, मान लीजिए यदि साक्ष्य जो है, मान लीजिए कोई साक्ष्य है, ठीक है, इससे मेल नहीं हो रहा है, विचारधारा के आधार पर, केवल विचारधारा के आधार पर क्या इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए? सबूत से मैचिंग नहीं हो रही है, जो साक्ष्य मिले हैं उससे मैच नहीं हो रहा है, केवल विचारों के आधार पर क्या इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए? तो आपका आंसर होगा नहीं होना चाहिए। ये एकदम गलत है। आप क्या लिखेंगे कि यदि साक्ष्य से मेल न हो रहा हो तो केवल विचारधारा के आधार पर इतिहास का पुनर्लेखन नहीं होना चाहिए। यदि साक्ष्यों से मेल ना हो रहा हो तो केवल विचारधारा के आधार पर इतिहास का पुनर्लेखन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? इतिहास का पुनर्लेखन नहीं होना चाहिए। ये चीज बेटा एकदम क्लियर हो गई, साफ हो गई चीजें, किसी को कोई समस्या नहीं है। और बच्चों, YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम आईडी है। अगर आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़िए। आपसे मेरी कंटिन्यू टेलीग्राम पर बात होगी। आपके मन में जो भी सवाल होंगे, जो बातें होंगी, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक है ना? तो टेलीग्राम पर मुझसे ज़रूर जुड़िए। यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम की आईडी है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए, इतिहास का काल विभाजन एक बड़ा मसला है। ये बच्चों का बड़ा बिग प्रश्न होता है कि सर, हिस्ट्री में जो है, क्यों आप प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल की बात करते हैं? ये काल क्या है और इसका विभाजन कैसे होता है? ये बड़ा बिग प्रश्न है और बड़ा व्यवहारिक प्रश्न है, इसको आपको जानना चाहिए। इतिहास में काल विभाजन क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? इतिहास में काल विभाजन है कि नहीं? हम लोग क्या कहते हैं? प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और क्या कहते हैं? मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक, उसके बाद आधुनिक कालीन या आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं कि नहीं कहते? बताइए। अब आपका सवाल बच्चों का पूछते हैं बच्चे, क्वेश्चन आपका बनता है कि सर, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, आखिर ये काल का विभाजन क्या है? ये काल क्या है? तो बेटा सबसे पहले जान लो कि काल का मतलब होता है समय। काल माने समय। एक बात समझो, एक कॉमन वर्ड है इतिहास और एक कॉमन वर्ड है इंसान का जीवन। अगर तुलना करो आदमी की जिंदगी और इतिहास, एक वर्ड होता है बेटा इंसान। एक वर्ड क्या है? इंसान।
कॉमन वर्ड देखो, इंसान होता है ना, छोटे से बच्चे को भी क्या कहा जाता है? इंसान। जवान आदमी को क्या कहा जाता है? इंसान। बूढ़े को क्या कहा जाता है? इंसान। यानी कॉमन वर्ड क्या है? इंसान। लेकिन इंसान की जिंदगी के 3 चरण हैं, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। बांटते हैं कि नहीं? जब इंसान बिल्कुल बचपना में होता है, छोटा बच्चा होता है, तो बच्चे की जिंदगी कैसी होती है? वो उसके खेलने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, खाने का तरीका क्या है? ये सब क्या है? लेकिन जैसे ही उसकी सोच बदलती है, जैसे ही उसमें अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती है, जैसे ही वो समझदार होता है, तो आप क्या कहते हैं कि बच्चा लग रहा है जवान हो गया है। जैसे ही बच्चा समझदारी भरी बातें करता है, तो माँ बाप कहते हैं अब ये बच्चा नहीं रहा, अब ये जवान हो गया। उसके बाद जैसे मान लीजिए अब जवानी का समय चलता है, और जवानी क्या होती है ये तो शायद आप उसी एज में हैं, आप उसी टाइम में हैं, जवानी के ही एज में हैं। यहाँ हमारी क्लास में कोई बच्चा तो है नहीं भाई, तो सब जवानी की एज में, और जवानी क्या होती है वो तो आप समझ ही रहे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब इंसान जवानी में रहता है कि नहीं? किसी ने लिखा कि फूलों की दुकान सजाओ, खुशबू का व्यापार करो, फूलों की दुकान सजाओ, खुशबू का व्यापार करो, गर मोहब्बत खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। यहां पे मोहब्बत का मतलब पढ़ाई लिखाई, यहां पर गलत चीजों का मतलब मत निकालिएगा। शेर मैंने सुनाया है कि अगर मोहब्बत खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। तो जवानी क्या है ये तो आप बढ़िया से समझ रहे होंगे। जब इंसान जवान होता है तो अपने जुनून होता है कुछ करने का, जिंदगी में कुछ पाने का जुनून होता है, वो चीज वो पाता है, वो चीज वो अचीव करता है, पाता है। ठीक है, मेहनत करता है, काम करता है, घर गृहस्थी बसाता है, ठीक है, सब कुछ। उसके बाद एक समय आता है जब उसके शरीर से ताकत कम हो जाती है, जब कमजोरी आने लगती है, जब बाल पकने लगते हैं, तो लोग ये कहते हैं साहब आप तो बुढ़ा गए। लोग क्या कहते हैं? साहब आप बुढ़ा गए। तो इंसान बूढ़ा हो जाता है। तो इंसान की जिंदगी को भी 3 हिस्सों में बांटा गया, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। इतिहास से एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया, यहां पर एग्जाम्पल बेटा सिर्फ समय का है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कहेंगे कि हम इसकी तुलना हम एग्जैक्ट हिस्ट्री से नहीं करेंगे, इसका मतलब यह नहीं है। लेकिन एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि जिस तरह से इंसान की जिंदगी के अलग अलग समय होते हैं। जब इंसान बचपना करता है तो उसका समय, जब इंसान जवान होता है तो उसका समय, जब बूढ़ा होता है तो उसका समय। तो मैंने केवल टाइम को बताया है। इसका इस एग्जाम्पल के पीछे केवल और केवल एक चीज क्या है बेटा? टाइम, समय। उसी तरह से इतिहास में अगर आप जाएंगे, कहा जाता है कि एक निश्चित समय के बाद चीजों में बदलाव आता है। अब ये एक मसला ये है कि इतिहास में समय का जो विभाजन करते हैं वो कैसे करते हैं। तो देखिए साहब, प्राचीन काल का जो समय है, प्राचीन काल की ओर तो नहीं है, छोर है कि हर्षवर्धन के समय के बाद से जो है प्राचीन काल समाप्त हो जाता है। भारत में 606 ईस्वी के बाद से देखा जाए तो 600 ईस्वी के बाद मानिए तो एक तरह से देखा जाए तो प्राचीन हिस्ट्री समाप्त। कारण क्या है बेटा? कि जब एक समय की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति, कहने का मतलब कि जब किसी काल का डिवाइडेशन होता है, बंटवारा होता है, तो उस समय की राजनीति, उस समय का समाज, उस समय की अर्थव्यवस्था, उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति को एक जगह रखा जाता है। और एक लंबे समय के बाद आपने देखा ना कि जिस तरह से आदमी की जिंदगी में बदलाव आता है, एक लंबे समय के बाद चीजों में बदलाव आता है, राजनीति का ट्रेंड बदल जाता है, समाज में परिवर्तन आते हैं, समाज कुछ हद तक बदलता है, अर्थव्यवस्था में बदलाव आते हैं, है ना, लोगों की जो विचारधारा है, जो सोच है, बदलते। कहने का मतलब एक निश्चित समय के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद राजनीति बदलती है,
है ना, समाज में चेंजिंग आती है, अर्थव्यवस्था बदलती है। कहने का मतलब कि अगर राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और लोगों की सोच में बदलाव आ जाए, विचारधारा में बदलाव आ जाए, तो आप कहेंगे कि ये समय बदल गया। मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं? एक बड़ा, इट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस कि काल, जो समय का विभाजन है इतिहास में, वो कैसे होता है। तो कहने का मतलब ये बेटा कि जैसे मैंने कहा ना कि जब इंसान की हर चीज में बेटा, जब राजनीति में बदलाव, समाज में, अर्थव्यवस्था में, है ना, इंसान की सोच में, कई चीजों में चेंजिंग आती है, तो वो चीज चेंज हो जाता है। वो फिर एक नए समय की शुरुआत, एक नए काल की शुरुआत होती है। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे जो चीज आप एंशियंट में देखेंगे, एंशियंट में जो चीज देखेंगे, वो चीज क्या है, मिडावल में उससे थोड़ा अपडेट आपको मिलेगी। एक चीज और भी है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता है चीजें अपडेट होती है ना, बहुत सी चीजें अपडेट होती हैं, बहुत सी चीजें बुरी भी होती हैं। जैसे आप प्राचीन काल में जो लोगों का जीवन था वो इको फ्रेंडली था, उस समय नेचर, प्रकृति जो है शुद्धता थी। मध्यकाल तक आते आते थोड़ा सा देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इंसान थोड़ा सा और भौतिकवादी हुआ, आदमी थोड़ा और भौतिकवादी हुआ, तो वातावरण की शुद्धता कमजोर हुई। फिर मॉडर्न पीरियड में आते आते और भी ज्यादा भौतिकवादी हुआ। कई चीजें अच्छी होती हैं तो कई चीजें बुरी भी होती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि समय बदलता रहता है। काल का जो विभाजन किया जाता है, किसी भी समय का विभाजन उस समय के राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, है ना, और विचारधारा में जो परिवर्तन आता है, लोगों की सोच में जो चेंजिंग आती है, उसके आधार पे किया जाता है। तो अब बच्चों आप समझ गए होंगे इस चीज को आसानी के साथ कि जो इतिहास में काल विभाजन है उसका मतलब क्या है। यहाँ पर मुझे ये नहीं बताना है कि प्राचीन काल का समय क्या है, मध्यकाल का समय क्या है, आधुनिक काल का समय क्या है, ये तो आप जानते हो, ये तो नॉर्मली आप सबको पता है। यहाँ पर यह प्रश्न है कि इतिहासकार काल का विभाजन कैसे करता है, जो समय की चेंजिंग होती है वो कैसे होती है, ये यहाँ पे बिग प्रश्न है। और मैं आशा करता हूं कि अगर मैंने बताया है तो वो चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर मान लीजिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं कहूँगा कि आप हम मुझसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। टेलीग्राम पर आप आ जाइए, बात करिए मुझसे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, टेलीग्राम, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की आईडी है, उस पर क्लिक करिए, मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास कंप्लीटली मेंस पर आधारित थी। सो बच्चों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी, मान लीजिए बहुत से बच्चे हैं, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका है और अगर आपकी मंशा है कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अनअकैडमी के प्लस को ज्वाइन करिए। सबसे पहले आप अनअकैडमी के प्लस चैनल को ज्वाइन करिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे आप ऑप्शनल हिस्ट्री को करेंगे, पूरी चीज़ मैंने बताई है। ठीक है ना, कैसे ऑप्शनल हिस्ट्री में आप ज्वाइन होंगे, क्या शीट है, क्या इसका प्लान है, सब मैंने आपको बताया है। तो देखिए, अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी के प्लस पे आइए। ठीक है, और बच्चों आप सबसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप यूज़ करिए मेरा प्रोमो कोड MNUS। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 10% जो है आपकी फ़ीस में कमी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो MNUS यूज़ करेगा वो मेरे ऑप्शनल में भी रहेगा, हिस्ट्री ऑप्शनल भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। सो ये है कि यूज़ माई प्रोमो कोड MNUS when you are going for the admission, when you are going for the subscription। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जब भी आप एडमिशन लीजिए, जब भी आप अनअकैडमी पे एडमिशन लीजिए, मेरे रेफरल कोड MNUS को यूज़ करिए, इससे आपकी फ़ीस में 10% की कमी होगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका, थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास फिर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।